नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज इस टॉपिक में मैं बात करूँगा हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय या उत्तराखंड के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा है, लास्ट वीडियो में हमने कई सारे वंश पढ़े थे, जैसे कि हमने कृतपुर राज्य के बारे में पढ़ा था, नागवंश के बारे में पढ़ा था, मोखरी वंश के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मोखरी वंश के अंत के बाद कैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, या कौन कौन से हर्षवर्धन के समय जो मुख्य पॉइंट थे उत्तराखंड के संबंध में उनको हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय या उत्तराखंड की स्थिति क्या थी। तो इस काल को हम बहुराजकता युग भी कहते हैं। इस युग को हम बहुराजकता युग भी के नाम से भी पहचानते हैं। बहुराजकता युग। इस काल में हुआ क्या, जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ये हर्षवर्धन की मैं बात करूँ तो भारत के या केंद्रीय लेवल के एक प्रकार से राजा थे, ना कि उत्तराखंड के प्रॉपर। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराखंड या जो मध्य हिमालय था उसे मध्य हिमालय बोलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि पूरा उत्तराखंड आपका हिमालय क्षेत्र में बसा है। तो इस मध्य हिमालय या उत्तराखंड के क्षेत्र में छोटे छोटे अनेकों राज्य बन गए। छोटे छोटे क्योंकि एक कोई ऐसा शक्ति नहीं थी जो सारे राज्यों को एकत्र करके चल सके। इसी कारण हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बहुराजकता काल के समय उत्तराखंड बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। और उन छोटे छोटे राज्यों में भी तीन महत्वपूर्ण आपके राज्य आते हैं, जिनकी मैं बात करूं तो वो तीन राज्य थे जो महत्वपूर्ण थे। नंबर एक था आपका शत्रुघ्न नगर, जिस सहारनपुर एरिया में था ये शत्रुघ्न नगर या शत्रुघ्न राज्य। दूसरा आपका ब्रह्मपुर था, और उसके बाद में आपका गोबीशाण था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में बंट गया, और उसमें भी तीन मुख्य थे, शत्रुघ्न नगर, ब्रह्मपुर और आपका गोबीशाण। और इन बातों का हमें जानकारी कहाँ से मिली या इन चीज़ों के बारे में हमें किसने बताया, तो आपका सीयू की एक पुस्तक है हुएन जी की। तो जब वे यानी कि हुएन जी इस मध्य हिमालय के वर्णन या इस यात्रा पर आए थे, आपका हुएन जी जब उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे तो उनके समय में ये छोटे छोटे राज्य थे जिनका वर्णन हुएन जी ने अपनी पुस्तक सीयू की में किया है। साथियों, मैं आपको सारी चीज़ आपकी नोट्स भी दूंगा, वो आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो तीन मुख्य नगर थे, और अगर मैं इनमें भी मुख्य की बात कर लूँ तो इसमें जो सबसे बड़ा नगर था वह आपका ब्रह्मपुर था, जो सबसे बड़ा था। और इस ब्रह्मपुर पर ही आपका पौरव राजवंश चला था, जिस पौरव राजवंश को हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शत्रुघ्न नगर, ब्रह्मनगर और गोबीशाण में कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम शत्रुघ्न नगर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं शत्रुघ्न नगर की, तो इसका विस्तार कैसे था और इसमें कौन कौन सी नदियां थी, किस प्रकार से था, तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना मेन है नहीं इसमें। तो शत्रुघ्न नगर की बात कर लूँ तो शत्रुघ्न नगर के पूर्व दिशा में आपका गंगा नदी बहती थी, और इसके मध्य में यमुना नदी बहती थी, और इसके उत्तर दिशा में छोटे छोटे पर्वत देखने को मिलते थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि शत्रुघ्न नगर की पूर्व में कहाँ तक सीमा थी, तो गंगा नदी तक थी। क्वेश्चन आएगा शत्रुघ्न नगर के मध्य में कौन सी नदी बहती थी, तो यमुना नदी। और उत्तर में क्या था शत्रुघ्न नगर के, तो बड़े बड़े आपके पर्वत या चोटियाँ स्थित थी। क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ब्रह्मपुर की, तो उसके बारे में मैं आपका थ्योरेटिकल हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले हम गोबीशाण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। गोबीशाण, अगर मैं गोबीशाण की बात करूँ तो वर्तमान जो आपका काशीपुर है, वर्तमान आपका काशीपुर ही कभी गोबीशाण कहलाता था। तो अगर मैं गोबीशाण की बात करूँ तो इसकी पूर्वी दिशा में आपकी रामगंगा नदी, और इसके पश्चिमी दिशा में रामगंगा नदी, और इसके पश्चिम पूर्वी दिशा में शारदा नदी बहती थी। या मैं ये कह दूंगा कि गोबीशाण का विस्तार पूर्व में शारदा नदी तक और पश्चिम में रामगंगा नदी तक था। तो ये हमारे तीन में से दो को हमने पढ़ लिया है। शत्रुघ्न नगर को पढ़ा
उसके बाद में हमने गोभिषाण को पढ़ा। अगर गोभिषाण की मैं और बात कर लूँ तो गोभिषाण के एक नगर है उज्जैनी नगर, वास्तव में उसे गोभिषाण कहा जाता था, यानी कि मेनली काशीपुर को नहीं, काशीपुर में जो आज वर्तमान में स्थित है उज्जैनी नगर, उसे कभी गोभिषाण के नाम से जाना जाता था, जो उस समय राजधानी भी हुआ करती थी, यानी कि गोभिषाण की। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने दो के बारे में पढ़ लिया है, फिर से एक बार समझ ले जिसे अभी तक समझ में नहीं आया हो। चलिएगा, यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया, फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आप पढ़ लें। देखिएगा, हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय बहुराजकता युग। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राजवंशों की जानकारी मिलती है। इनमें ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न नगर, गोभिषाण प्रमुख थे। इन जनपदों की सूचना चीनी यात्री युआन चांग, अगर मैं युआन चांग की बात करूँ तो ये मूल नाम है आपको ह्वेनसांग जी का, की पुस्तक सीयूकी से मिलती है। तो इतना क्लियर है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद में तीनों नगर हैं। शत्रुघ्न नगर का मैंने बताया है कि मध्य में यमुना नदी, और आपके पूर्व में गंगा नदी, और उत्तर में छोटे छोटे पर्वत देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुर सबसे बड़ा था और इस पर ही आपका चला था पौरव राजवंश। गोभिषाण राज्य की बात करूँ तो आपके पश्चिम में रामगंगा नदी और पूर्व में शारदा नदी तक इसका विस्तार था। तो चलिएगा, अब पढ़ते हैं हम पौरव राजवंश के बारे में। तो पौरव राजवंश को पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगा जो हमने अपना डाटा इकट्ठा कर रखा है। तो देखिएगा, बात करते हैं पौरव राजवंश के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझना है। पौरव राजवंश, या हम इसे पर्वताकार राजवंश भी कह देते हैं। अब पर्वताकार राजवंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इस राजवंश की चारों दिशाओं में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, इसी कारण इसे पर्वता राजवंश कहा गया है। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो आपके ब्रह्मपुर राज्य के अंतर्गत ये था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी राजवंश हो उसको जानने के मुख्य हम स्रोतों में जाएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्रोत कौन कौन से हैं जिससे हमें पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। देखिएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी साथ साथ ऐसी स्ट्रक्चर बना ले, एक रफ पेपर लेके, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो हमें पौरव राजवंश की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? नंबर एक, आपका सीयू की जो पुस्तक है ह्वेनसांग की, उससे हमें इस राजवंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक मधुवन अभिलेख मिलेगा जो कि राजा हर्षवर्धन का था या उसके बाद के उनके कवियों ने लिखा, तो इस मधुवन अभिलेख से हमें जानकारी मिलेगी पौरव राजवंश की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तालेश्वर ताम्रपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव राजवंश की जानकारी में। तो तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। तो पौरव राजवंश को जानने के मुख्य कितने स्रोत हो गए? ह्वेनसांग की सीयू की और मधुवन अभिलेख और आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। इसमें भी सबसे मुख्य हमारा कौन सा आता है? तालेश्वर ताम्रपत्र। इसीलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ, उन्हें हम देखते हैं। तो चलिएगा, बढ़ते हैं हम तालेश्वर ताम्रपत्र की तरफ। आप मुझे एक बार बता दें जब वीडियो के एंड में कमेंट्स करके, सर मैं आप ऐसे समझा रहे हो वो सही है, या मैं आपको पेज बाई पेज समझाता रहूँ वहाँ पे दिखा के? आप एक बार कमेंट करके बता दें। आज मैं थोड़ा अलग सा करने की चाह रहा हूँ, है ना। तो अब बात करेंगे हम तालेश्वर ताम्रपत्र की। तो तालेश्वर ताम्रपत्र, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र है कहाँ से मिला? तो आपका तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा में एक तालेश्वर ग्राम है, वहाँ से मिला था। अब मिला कैसे? कहा जाता है कि कुछ किसान यहाँ पर जब हल जोत रहे थे तो उन्हें एक हल जोतते समय कुछ अभिलेख या कुछ इस प्रकार से ताम्र आकृति मिली, ताम्रपत्र या ताम्र की मूर्तियाँ कह दो, या तांबे का एक बहुत बड़ा पत्थर या शिला समझ लो कि तांबे से बनी हुई हो, तो उस पर लिखा हुआ था। तो इन्होंने क्या काम किया, इन किसानों ने उस चीज़ को देखा, उन ताम्रपत्रों को रख दिया। और किस वर्ष ये मिले थे? वर्ष 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र मिला था। तो उन्होंने इस ताम्रपत्र को बाद में, यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सदानंद शर्मा। सदानंद शर्मा जी एक व्यक्ति थे अल्मोड़ा या तालेश्वर ग्राम के। इन्होंने उन ताम्रपत्रों को लखनऊ संग्रहालय में जाकर चेक करवाया और तब जाकर पता चला कि ये आपके 7वीं या 6वीं शताब्दी के हैं, जिससे आपके पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है। और उसमें भी आपके 2 मिले थे तालेश्वर ताम्रपत्र, एक था धूति बर्मन का और दूसरा था विष्णु बर्मन का, जो राजा हुए हैं आपके पौरव राजवंश के। तो उसके बाद में अगर हम और बात करें
तालेश्वर ताम्रपत्र की, तो ये आपका संस्कृत भाषा का ताम्रपत्र था और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। और इस ताम्रपत्र से हमें 2 राजाओं की जानकारी मिली है पौरव वंश के। कहीं कहीं आपको 5 देखने को मिलता है, लेकिन हम कुछ मुख्य किताबों में जाए तो वहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें 2 राजाओं की ही जानकारी मिलती है। नंबर 1 आपके धूति बर्मन, और उसके बाद में धूति बर्मन के बाद में विष्णु बर्मन द्वितीय। इन 2 राजाओं की जानकारी हमें तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलती है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसे रिवाइज करते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। किस वर्ष खोजा गया था? 1915 में। किसके द्वारा अगर आ जाएगा तो सदानंद शर्मा जी के द्वारा। और किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और इस तालेश्वर ताम्रपत्र से कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? 2 राजाओं की जानकारी, धूति बर्मन और उसके बाद में विष्णु बर्मन द्वितीय। तो उम्मीद है तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। चलिएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे फिर से देखिएगा। ये स्थिति है कुछ इस प्रकार से पौरव राजवंश की, या इसे पर्वता राजवंश भी कहा गया है। स्रोत क्या है आपका? सीयू की मधुबन अभिलेख, तालेश्वर ताम्रपत्र, खोज सदानंद शर्मा, अल्मोड़ा में है, संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। और किन राजा का उल्लेख है? तो राजाओं का उल्लेख आपका यहाँ पे दे रखा है, ये जहाँ जिस पे एरो है, जैसे धूति बर्मन और आपका विष्णु बर्मन सेकंड। देखिएगा, अगर मैं राजवंश की या इस वंश में कुल राजाओं की बात करूं तो कुल 5 राजा हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो आपके विष्णु बर्मन जी हुए हैं। विष्णु बर्मन जी के बाद में यहाँ पर वृषभ बर्मन जी हुए हैं। ये मैंने क्रम से नहीं लिख रखा है, आप क्रम से लिख ले। विष्णु बर्मन, वृषभ बर्मन। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो अग्नि बर्मन तीसरे राजा हुए हैं। और इन अग्नि बर्मन के 2 पुत्र थे, 4 वे थे धूति बर्मन और 5 वे थे विष्णु बर्मन द्वितीय। और धूति बर्मन पौरव राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्षेत्र विस्तार के बारे में। तो अगर हम क्षेत्र के विस्तार के बारे में अगर बात कर लें तो इतना मेन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्र गंगा से पूर्व में कर्णाली नदी तक था। यानी कि हम कह दें कि जो हमारा पौरव राजवंश था या ब्रह्मपुर था, उसका क्षेत्रफल गंगा से पूर्व में, यानी कि इधर इसके गंगा होगी पश्चिम दिशा में, और इधर तक आपका कर्णाली नदी, या इसे कभी आगे चल के यही नदी काली नदी कहलाई होगी, यहाँ तक इसका विस्तृत वर्णन था। तो क्वेश्चन आएगा, ब्रह्मपुर नदी का क्षेत्रफल या विस्तार पश्चिम में कहाँ तक था? गंगा नदी तक। और पूर्व में कहाँ तक था? कर्णाली नदी तक। तो इतना आपने समझ लिया होगा। हमने अभी तक पढ़ा है आपका हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में कैसे कैसे वंश बने या राज्य बने, उसमें कौन से की सीमाएं क्या थी वो पढ़ लिया। पौरव राजवंश की स्रोत पढ़ लिए हमने कौन कौन से थे, और क्षेत्र विस्तार पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे पौरव राजवंश की शासन व्यवस्था कि किस प्रकार से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्योंकि अपनी मंत्री परिषद के लिए जाना गया है आपका पौरव राजवंश। और पहला ऐसा राजवंश था जिसने उत्तराखंड में प्रथम बार आपके मंत्री परिषद को बनाया। जैसे बड़े बड़े राजाओं ने मंत्री परिषद बना रखी थी, सेम उसी प्रकार से इन्होंने भी मंत्री परिषद को अपनाया था, और पहला उत्तराखंड का ये राजवंश था। तो बढ़ते हैं अपना आगे हम। तो हमारा पौरव राजवंश आपके सामने प्रस्तुत है, और बहुत ही फैक्ट में आपके सामने लाया हूँ, इधर उधर से निकाल के कई बुकों से। एक बुक में आपको इतना सारा संकलित ज्ञान मिलेगा भी नहीं। तो मैंने बहुत सेलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंटों को इकट्ठा किया है, और काफ़ी डीप भी है ये। तो हम पौरव राजवंश के बारे में थोड़ा सा मेनली इनका थोड़ा देख लेते हैं, डाटा क्या है। तो सबसे पहले बात चलती है प्रथम शासक की। तो पौरव राजवंश का प्रथम शासक आपका विष्णु बर्मन फर्स्ट हुआ है, और अंतिम आपका आ जाएगा तो विष्णु बर्मन सेकंड। शक्तिशाली राजा आपका धूति बर्मन हुआ है। और पौरव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो ब्रह्मपुर पौरव राजवंश की राजधानी थी। उसके बाद में शासन प्रशासन में नीति सर्वप्रथम इन्होंने लगाई, और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी सर्वप्रथम पौरव राजवंश के द्वारा ही की गई थी। अब हम पढ़ेंगे पौरव राजवंश की जो मंत्री व्यवस्था थी उसमें कौन कौन से पद थे और वो क्या थे। जैसे आमत्य क्या था, वलाध्यक्ष क्या था, कुमारात्य क्या था, उन चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। एक बार कमेंट्स करके ये और बता दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, वाइट पेपर पे पहले आपको समझा दूँ या ऐसे ही पढ़ाता रहूँ जो लिखा हुआ है। एक बार अपनी राय ज़रूर दें। तो हम बात करते हैं मंत्री, कुछ मुख्य बिंदु बीच में भी हैं, उन्हें मैं बाद में पढ़ा दूंगा। पहले मैं आपको मंत्री परिषद पढ़ाने वाला हूँ पौरव राजवंश की। तो अगर मैं बात करूँ
तो पौरव राजवंश में जो कि मंत्री परिषद में सबसे बड़ा पद था वह अमात्य का था। लेकिन अगर आए पौरव राजवंश का सबसे उच्च पद कौन सा था, तो राजा का था। इन दो क्वेश्चन को डाउट में मत रखिएगा। क्वेश्चन आएगा पौरव राजवंश का सबसे उच्च कौन था, या पौरव राजवंश में सबसे उच्च किसकी मान्यता थी, तो राजा की। और इनकी मंत्री परिषद में अमात्य होता था प्रधानमंत्री। उसके बाद में कुमारात्य था, ये कुमारात्य होता था सहायक, यानी कि इस प्रधानमंत्री का सहायक। और वास्तव में कुमारात्य वही होता था जो राजा का पुत्र या राजाओं से संबंधित होता था, क्योंकि वो जानकारी ले लेता था किस प्रकार से राजपाट चलाना है, या संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा करने के लिए इसे प्रधानमंत्री का सहायक बनाया जाता था। अगर मैं बलाध्यक्ष की बात कर लूँ तो बलाध्यक्ष होता था सेना का प्रमुख। और इस समय या पौरव राजवंश के समय 3 प्रकार की सेना थी। एक थी गज सेना, एक थी अश्व सेना और एक थी पैदल सेना। गज यानी कि हाथी, हंस यानी कि घोड़ा, और पैदल यानी कि नॉर्मल पैदल। तो जो गज सेना थी तो उसका जो सेनानायक होता था, यानी कि जो गज सेना थी उसका सेनानायक कहलाता था गजपति, अश्व सेना का कहलाता था अश्वपति, और पैदल सेना का सेनापति जैनपति कहलाता था। और इन तीनों का प्रमुख या सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, बलाध्यक्ष कहा जाता था। तो बड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद में संधि एक पद था, संधि विग्रहक। इसका कार्य ये था कि संधि करवाना, जैसे आस पड़ोस के राजाओं से जैसे कुछ मतभेद हो जाते हैं, गुटभेद हो जाते हैं, तो उनसे संधि कराना इसका लक्ष्य था संधि विग्रह का, या जनता और राजा के मध्य संधि कुछ इस प्रकार की बातचीत करवाना। तो इन सभी तरह की संधि करवाने का जो कार्य करता था वह संधि विग्रह करता था। उसके बाद में इन 2 लाइनों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको सारे मंत्री परिषद के बारे में बता देता हूँ। इसी प्रकार से था रज दो बारिक। रज दो बारिक क्या होता था, तो राज्य में आने वालों की देखरेख, यानी कि जैसे कोई इनके पौरव राजवंश के राज्य में कोई आता था तो उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करना, खाने पीने का ख्याल रखना, सोने का ख्याल रखना, तो ये सब किसके अंतर्गत होता था, तो राज्य दोबारिक की जिम्मेदारी होती थी किसी भी अतिथि की देखरेख की। कोटाधिकरण की बात करूं तो कोर्ट का सुरक्षा प्रबंधन अधिकारी। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जो कोर्ट होता था तो इस जो हमारा इस समय राजा होता था तो राजा का रहने का स्थान था कोर्ट, राजा के रहने का और उसके परिवार के रहने का स्थान था कोर्ट। और इस कोर्ट की सुरक्षा करने का, या इस जो इस कोर्ट की सुरक्षा करेगा उन सैनिकों को या उन सबका जो उत्तरदायित्व था वह कोटाधिकरण के अधीन होता था, या मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट का सुरक्षा प्रबंधन अधिकारी आपका कोटाधिकरण होता था। अगला था दंडपाशिक। अगर दंडपाशिक की मैं बात कर लूँ तो उस समय पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। जैसे आज पुलिस है, उस समय या पौरव राजवंश के समय में दंडपाशिक को पुलिस अधिकारी के रूप में देखा गया होगा। अगला भागिक। तो भागिक की मैं बात कर लूँ तो भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी को भागिक कहा गया है। और अगर मैं बात करूँ भूमि कर का नाम क्या था, तो भूमि कर का नाम भाग था। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि पौरव राजवंश के समय में भूमि कर को किस नाम से जाना गया था, तो भाग कर के नाम से जाना गया था। और ये कितना होता था, 6वां भाग, या आपको 1/6 भाग भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि उपज का 1/6 भाग। 6 कुंटल अगर गेहूँ हुआ तो 1 कुंटल आपको देना होता था राजा को। और ये ही सबसे बड़ा आय का प्रमुख स्रोत था पौरव राजवंश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पौरव राजवंश का आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो भाग कर, जो कि एक प्रकार का भूमि कर था। अगला बात कर लूँ तो सुपकारपति। सुपकारपति का जो कार्य होता था वो राज्य में भोजन या भोजनालय की व्यवस्था करना होता था। तो सुपकारपति अगर आ जाए या क्वेश्चन आ जाए, पौरव राजवंश में भोजनालय खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके अंतर्गत थी, तो सुपकारपति के अंतर्गत थी। अगला है कार्गिक। कार्गिक क्या था कि राजाओं की प्रथाओं को उसके गंतव्य तक पहुंचाना, यानी कि पौरव राजवंश के किसी राजा ने कोई स्कीम समझ लीजिएगा या कोई प्रथा चलाई है, या उस प्रथा को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जो होती थी वे कार्गिक की होती थी, यानी कि जो लक्ष्य था उस प्रथा का उसको करवाना, किसी भी प्रकार से करवाए, वो सभी जिम्मेदारी कार्गिक के अंतर्गत होती थी। अगला है आपका कारिक या कुलचारिक। तो कारिक या कुलचारिक का कार्य था अन्य करों को वसूलने का, यानी कि जो अन्य कर थे, भूमि कर
या आपका भूकर से भाग कर से अन्य जो कर थे उन सबको वसूलने की जिम्मेदारी कुल चारिक या करिक की होती थी। अगला है द्विरपति या कायस्थ। इसका काम क्या था? आय व्यय तथा भूमि से संबंधित सूचनाओं का आंकड़ा रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके द्विरपति या कायस्थ की होती थी। और इस समय जो भूमि के प्रकार थे वे आपके दो प्रकार थे, एक केदार भूमि थी और दूसरी सारी भूमि थी। और केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि थी और सारी भूमि आपकी असिंचित भूमि थी, यानी कि कह सकते हैं केदार भूमि में खेती की व्यवस्था होती थी और जो बंजर भूमि होती थी उसे हम सारी भूमि के नाम से जानते थे। उसके बाद भूमि की नाप की या माप की बात कर लूँ तो कौन कौन सी यहाँ पर पैमाने थे? तो आपका द्रोणवामम, खारीवामन और कुल्यवापम, यहाँ पर 3 तरह के पैमाने थे। द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम यहाँ के भूमि की माप के विधियाँ प्रचलित थी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है पौरव वंश। बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपना 100% दिया है और सभी बेहतरीन नोट्स आपके सामने लाया हूँ। आप इसी तरह पढ़ते रहें। उम्मीद है सिलेक्शन में आप बहुत ही अपना क्लोज जाएंगे और सिलेक्शन भी आपका होगा अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो जो मैंने दो थोड़े पॉइंट छुटाए थे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में जैसे मैं आपको मंत्री परिषद पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में आपका दिमाग इधर उधर जाए। तो मुख्य दो पॉइंट थे, 2 से 3 पॉइंट। नंबर 1 क्या था कि कन्नौज शासकों की भांति पौरव शासकों ने भी महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि प्राप्त की थी। अगर मैं इस उपाधि की बात करूं तो इस शुरू के 2 राजाओं ने प्राप्त नहीं की थी, अंत के 3 राजाओं ने इसे प्राप्त किया था, महाराज धीराज परम भट्टारक की उपाधि। आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि पौरव वंश का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था एवं राजा का पंथ क्या था? वंशागुणत था, यानी कि वंशागत पद था, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसी स्थिति इस समय थी। तो आपके सामने प्रस्तुत किया था आज पौरव राजवंश। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चलता हूँ,